Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, a period of transition. Students will start video with warm up section. So dear students, industrial revolution started in England. Industrial revolution कहाँ पर start हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई? इंग्लैंड से. कब? When? 18th century. एंड स्टार्टेड द मशीन एज, यहीं से मशीन एज की स्टार्ट हुई. तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. अब आपसे पूछा है कि बताएं इंग्लैंड किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. ठीक है, तो यूरोप में सिचुएटेड है इंग्लैंड. ठीक है बात, कहाँ पर सिचुएटेड है इंग्लैंड? यूरोप में. ये है बेटा अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये है यूरोप. ठीक है बात. चलो अब हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे. तो स्टूडेंट, कोई भी चेंज जो बहुत बड़ा होता है वो सडनली तो नहीं होता. रात में सोए और सुबह उठे तो चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता है. वैसे ही जो मिडिवल पीरियड है उससे हमको मॉडर्न पीरियड में आने में एक टाइम लगा, एक पीरियड लगा. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, धीरे धीरे हुआ. ऐसे नहीं रात में सोए तो मिडिवल पीरियड चल रहा था, सुबह उठे तो मॉडर्न पीरियड हो गया, ऐसे नहीं है. Transition from medieval to the modern period in Europe was a gradual process. एक gradual process था. Did not happen abruptly. ऐसा नहीं हुआ अचानक से कुछ भी हो गया. चलो, तो जो मॉडर्न पीरियड था इंडिया में वो बहुत बाद में शुरू हुआ. किससे कंपेयर करें तो यूरोप से. यूरोप में पहले मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया और इंडिया में बाद में. और ऐसा इंडिया और यूरोप में नहीं बेटा, पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम पे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड आए. ठीक है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए विच हेल्प टू अशर इन मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. जिसने इंडिया में क्या लेके आया? मॉडर्न पीरियड. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म लाए जिनकी वजह से इंडिया में मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट हुआ. ब्रिटिश ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया. बच्चा, जो एजुकेशन सिस्टम हम आज हमारे पास है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा के पूरा सब कुछ इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने. मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. देखो आज आप लोग जो SST है, ये आपकी हिस्ट्री बुक है, ये आप किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना. ऐसे ही आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पर मेजरली बहुत बड़े नंबर में इसको इंग्लिश में पढ़ा जा रहा है. ये किसकी वजह से है बच्चा? ब्रिटिशर्स की वजह से ही है. तो मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने. जो न्यूली एजुकेटेड क्लास थी वो अवेयर हुई. किससे अवेयर हुई बेटा? डेमोक्रेसी के आइडिया से. नेशनलिज्म, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, रूल ऑफ पीपल. नेशनलिज्म देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति. लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, मतलब जो फीलिंग होती है ना ब्रदरहुड की ऑल ओवर, वो ये सब हमने कहाँ से सीखा? इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने के बाद टेक्स्ट जो उस टाइम में अवेलेबल थी उनसे सीख लिया. ठीक है बात. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन को थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जो नई एजुकेटेड क्लास थी उसे आइडिया आ गया. किसका आइडिया बच्चा? डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, क्योंकि कहीं ये बुक्स में इनबिल्ट था. जो इंट्रोडक्शन था रेलवेज का और टेलीग्राफ का. टेलीग्राफ मतलब जो लेटर्स हम लोग पोस्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो टेलीग्राफ. रेलवेज, हमारे इंडिया में रेलवेज शुरू करने का, रेलवे का एक्सपांशन करना, ये भी किसने किया बच्चा? ब्रिटिशर्स ने किया है. तो जब रेलवे आ गया, टेलीग्राम, टेलीपोस्ट आ गए, तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया और फास्टर हो गया. इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, और वेस्ट से इंस्पायर्ड होके जो एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे बॉट अबाउट इंडियन रेनाइसेंस. इंडियन रेनाइसेंस या रेनाइसेंस, एक बार बेटा इसका गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देख लेना. मैं 10 बार देख चुकी हूँ, फिर भी वो प्रॉपर मैं नहीं बोल पाती. रेनाइसेंस, रेनाइसेंस. चलो देख लेना एक बार आप लोग. द 18th सेंचुरी वॉज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन इंडिया. इंडिया में जो ट्रांजिशन का टाइम था वो था 18th सेंचुरी. देखो 1707 में होती है औरंगज़ेब की डेथ. कब होती है? 1707 में हो जाती है औरंगज़ेब की डेथ, जो कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे. इसके बाद मुगल डायनेस्टी रही स्टूडेंट्स, पर वो उतनी ज़्यादा पावरफुल
नहीं रही, और फिर यहीं से धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता जाएगा मुगल एम्पायर का, और ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता जाएगा। ठीक हुई बात। तो 18th सेंचुरी वो पीरियड है जब से ट्रांजिशन चालू हुआ। तो 18th सेंचुरी कब से चालू होती है? 1701 से, और ख़त्म कब होती है? 1800 पे। ठीक है बात। चलो, नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स हुए जो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड थे इन द पीरियड फ्रॉम अबाउट 14 टू 17th सेंचुरी। कब से कब तक? 14 से 17th सेंचुरी तक। और इन्हीं इवेंट्स ने, इन्हीं इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट्स ने फाउंडेशन रखा मॉडर्न वर्ल्ड का। मिडिल एजेस के एंड से ही बेटा, मिडिल एजेस, अब मिडिल एजेस वो पीरियड है जो यूरोप में स्टार्ट होता है 600 में और लगभग ख़त्म हो जाता है 1500 में। ठीक है बात। और इंडिया में 8 to 1800 इसका टाइम है। ठीक है बात। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो, तो जो मिडवल पीरियड है वो अगर हम यूरोप की बात करें तो 6 to 1500 का है, जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए यूरोप में। और ये चेंजेस थे अंडरमाइन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी विच बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। फ्यूडलिज्म वाला जो सिस्टम था, फ्यूडलिज्म धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, फ्यूडलिज्म का डिसइंटीग्रेशन हो गया। देखो कैसे था, पीजेंट्स, पीजेंट्स के ऊपर होते थे नाइट्स, नाइट्स के ऊपर होते थे नॉबल्स, और नॉबल्स के ऊपर होता है किंग। ठीक है। अब फ्यूडलिज्म सिस्टम को अगर आप समझना है तो कैसे समझेंगे कि फ्यूडलिज्म में क्या होता था, आपको लैंड ग्रांट्स मिल जाएगी, बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाएंगी, और आपको उस ज़मीन के साथ क्या भी मिलेगी बेटा? प्रोटेक्शन। ठीक है, ज़मीन पे काम भी आपको करना है, ये ज़मीनें आपकी नहीं, आपको मिली हुई हैं, आपको ज़मीनें मिली हैं, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको अपने किंग के लिए, अपने वासल के लिए मतलब जो जिसने भी आपको ज़मीनें दी है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है, एक बार हम देखते हैं। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो मिडल एजेस में था, जिसमें लोगों को लैंड मिल जाती थी, प्रोटेक्शन भी मिल जाती थी लॉर्ड से। इन रिटर्न दे वर्कड एंड फॉट फॉर हिम। इसके बदले उन्हें लड़ाई करना पड़ता था खुद, मतलब किससे? दूसरों से। जिसको भी, जिसने ज़मीनें दी हैं आपको, ए ने ज़मीनें दी है, और उसके बाद में लड़ाई बी से होती है, तो आपको बी के साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ स्टूडेंट फ्यूडल सिस्टम का, एक नई सोशल सिस्टम बिगिन हुआ, एमर्ज हुआ यूरोप में, विच अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसने लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। और यहीं से फिर मॉडर्न एज की बिगनिंग होगी। फर्स्ट डेवलपमेंट था जो हमने बिगिनिंग में, न्यू एरा की बिगिनिंग में देखा, वो था रेनेसांस। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है बेटा रीबर्थ और रिवाइवल। ठीक है, पुनर्जागरण, नया तरीका सोचने का। जो रेनेसांस था इसका यूज़ होता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए? वो पीरियड जो स्पेसिफिकली यूरोप में भी कहाँ पर शुरू हुआ? इटली में। कब? 1300 सीई में। सीई 1300 में जो पीरियड बिगिन हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम रेनेसांस का यूज़ करते हैं। ठीक है। देयर वॉज अ न्यू इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ एशियन ग्रीक एंड रोम, जहाँ पे एक नया ही इंटरेस्ट जागा कि आपको एंशियंट ग्रीक और रोम के बारे में सीखने समझने का मौका मिला। ठीक है, लोगों ने इसको ही ट्राई किया। बट द रेनेसांस वॉज मच मोर दैन दैट। पर रेनेसांस सिर्फ एंशियंट ग्रीक और रोम की लर्निंग में न्यू इंटरेस्ट से ज़्यादा बहुत कुछ था। इट एम्ब्रेस आइडियाज़ ऑफ अचीवमेंट्स इन मेनी फील्ड, और यहाँ पर हमने बहुत सारी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया। एक और इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि मॉडर्न पीरियड को हम क्यों मॉडर्न बोलते हैं। तो पहला तो मॉडर्न पीरियड में हमने थोड़ा सा देखा कि यार स्टार्टिंग हो जाती है रेनेसांस की। रेनेसांस बोले तो सोचने का, समझने का, रीबर्थ, रीबॉर्न, एक नया तरीका जिसमें हम चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं, मतलब फिर से सोचने की कोशिश करें, फिर से समझने की कोशिश करें। एक और इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट था इसी टाइम का, वो था रिफॉर्मेशन। ये जो टर्म है रिफॉर्मेशन, ये उस मूवमेंट के लिए कहा जाता है बच्चा जो चल रही थी किसके अगेंस्ट में? कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में। ठीक है, अगेंस्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस थी जो अप टू द मार्क नहीं थी, उनके अगेंस्ट में ये चल रहा था। एंड द अथॉरिटी ऑफ द पोप, पोप की अथॉरिटी को लेके, कैथोलिक चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस को लेके ये मूवमेंट चला। ये जो रिफॉर्मेशन था इससे
प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म का, प्रोटेस्टेंटिज्म मतलब एक ब्रांच होती है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो यहीं से रिफॉर्मेशन ने राइज किया किसको, प्रोटेस्टेंटिज्म को, एंड द सेटिंग अप ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च। और क्या बन गए बेटा, जो कैथोलिक चर्च थे उनके साथ साथ ही, देखो किसी ने ये तो नहीं किया कि चर्च को तोड़ा फोड़ा या हटाया, पर साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट चर्चेस भी बनना स्टार्ट हो गए यूरोप में। कब से, अर्ली 16th सेंचुरी में। और इसी को बोला गया कैथोलिक रिफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी, ठीक है। एक नई ब्रांच आई क्रिश्चियनिटी की, जैसे हमने बोला प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, उनके चर्च बनना स्टार्ट हो गए जिन्हें हमने बोला प्रोटेस्टेंट चर्चेस। कब बेटा, 16th सेंचुरी में। ये जो डेवलपमेंट थे अलॉन्ग विद द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस आ रहे, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे, दैट हैड स्टार्टेड विद इन फ्यूडल सिस्टम में। ये जो दो चेंजेस आए जो बहुत बड़े थे, इसने पूरी तरह फ्यूडल सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। इको डेवलपमेंट आया जिसको आप और बोल सकते हो कि यहाँ से भी मॉडर्न एज की बिगनिंग हुई। वो थी सीरीज़ ऑफ वॉयजेस। वॉयजेस मतलब जब आप समुद्री यात्रा करते हो तो उसको वॉयजेस बोलते हैं। नई नई डिस्कवरीज होने लगी। वॉयजेस मतलब यात्रा, डिस्कवरीज मतलब खोज, जिससे भी कुछ रिमार्केबल इन्वेंशंस हुए। डेयरिंग सेलर सेल फॉर डिस्टेंट लैंड, और जो इन्वेंशन हुए वो ऐसे थे बेटा जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंट लैंड तक ट्रेवल कर पाए, ठीक है बात। जब बेटा अच्छी शिप्स बनने लग गई, ठीक है, तो जब सेलर्स के पास कुछ इक्विपमेंट्स आ गए तो ये लोग भी लंबे लंबे बड़े बड़े वॉयसेस के लिए जाने लगे। देखो बेटा, अब यहाँ पर है यूरोप, ठीक है बात, ये यहाँ पर है अफ्रीका, पूरा यूरोप क्रॉस करके अफ्रीका के नीचे से इंडिया तक पहुँच पाना, इतने टाइम समुद्र में रह पाना संभव होना बहुत मुश्किल बात थी, पर ये हुआ। तभी वास्को डी गामा यूरोप से निकल के कहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँच गए, ठीक है बात। अब देखो रिमार्केबल इन्वेंशन हो गए, यूरोप से निकल के लोग पूरे वर्ल्ड में जाने लग गए, नई नई लैंड्स को ढूंढने लग गए। और ये जो वॉयजेस होते थे, जो लंबी लंबी यात्राएं होती थी, इन्हें फाइनेंस करते थे रूलर मतलब राजा और मर्चेंट्स। देखो समुद्र में उस टाइम में भी चलना कोई बहुत सस्ता नहीं था, कॉस्टली अफेयर था। इतना सारा आपको खाना वाना लेके जाना पड़ता था, फिर बहुत कुछ था जिसमें पैसा लगता था, और उसके लिए आपको हेल्प करते थे रूलर और मर्चेंट्स, ठीक है। कॉस्टली वॉयजेस ऑफ द सी फेयरर्स फॉर द प्रॉफिट द वॉयज वुड ब्रिंग, कि भाई ये जो वॉयजेस होंगे, ये जो यात्राएं होंगी, ये प्रॉफिट लेके आएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, रूलर्स और मर्चेंट्स इनको स्पॉन्सर करते थे। किसको स्पॉन्सर करते थे, वॉयजेस को, यात्राओं को। कॉस्टली वॉयजेस होते थे ऑफ द सी फेयरर्स फॉर द प्रॉफिट। इनको लगता था कि यार जब ये वॉयज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। डिस्कवरीज ऑफ, और बेटा ये जो डिस्कवरीज हुई सीज फेरर्स की, इसने मैन के नॉलेज को और बढ़ा के रख दिया। फेरे बोलते हैं इसको, फेरस, फेरे मतलब जो ट्रैवल करते हैं ना फार फ्लंज्ड एरिया में, लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल, इससे मैन का जो नॉलेज था वर्ल्ड के टुवर्ड्स और ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम मॉडर्न एज की बात करें, जो नेशन स्टेट था, इन द मॉडर्न एज नेशन स्टेट्स बिगेन टू एमर्ज। नेशन स्टेट्स बनने लगे मॉडर्न एज में, ठीक है बात। स्ट्रॉन्ग रूलर पावर में आए जिन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को सब्जुगेट कर लिया, लीगल ले लिया, और उन्होंने पोप की जो अथॉरिटी थी उसको भी इग्नोर किया और किंगडम्स एस्टेब्लिश किए और उनके ऊपर रूल करने लगे। मॉडर्न एज में नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया, स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए जिन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को बिल्कुल सब्जुगेट किया, ख़त्म कर दिया, पोप की अथॉरिटी को भी इग्नोर किया और बड़े बड़े किंगडम्स बनाए। सोर्सेज, अब ये जो सारी बातें आप पढ़ रहे हो, इसका सोर्स कहाँ पर है। अगर हम सोर्सेज की बात करें बेटा, तो सोर्स इज समथिंग विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। सोर्स वो होता है बच्चा जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आप न्यूज़ सुनते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ईजिली अवेलेबल हो जा रही है आजकल न्यूज़ से, टेलीविज़न से, क्योंकि आज रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। पर बेटा प्रॉब्लम तो तब होती थी जब रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते थे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी।
ठीक है बात। तो चलो, मॉडर्न पीरियड का ये एडवांटेज है कि हमें मॉडर्न पीरियड के रिगार्ड्स में बहुत सारी रिटन इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर ये प्रॉब्लम एंशियंट पीरियड में थी। एंशियंट पीरियड में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। चलो, तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी टॉपिक की, जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट हुई, हाथ से लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट हो गई, लेटर हो गया, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हो गई, पेंटिंग, फोटोग्राफ, इंटरव्यू, मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट, ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं जिनको देख के आपको अपना व्यू लिखना पड़ेगा कि इस लेटर में ऐसा लिखा था, अच्छा गांधी जी ये चाहते थे, नेहरू जी ये चाहते थे, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। ठीक है बात, ये सारे प्राइमरी सोर्सेज हो गए। सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो क्रिएट किए गए हैं बाय इंटरप्रिटिंग प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज को इंटरप्रेट करके, सपोज करो मुझे महात्मा गांधी पे एक बुक लिखनी थी, तो मैंने महात्मा गांधी के रिगार्ड में जो भी कुछ उस टाइम न्यूज़पेपर में आया वो लिख लिया, गांधी जी के लेटर्स को पढ़ा उसको लिख लिया, गांधी जी की फोटोग्राफ्स को देख के कुछ और अपनी बुक में ऐड ऑन किया, गांधी जी के इंटरव्यूज़ को देखे। तो जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन को देखकर आप जो इंटरप्रेट करते हैं वही होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अब अगर आप गांधी जी की मेरी लिखी हुई बुक पढ़ेंगे तो वो आपको क्या देगी? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो मैंने प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स होगी जो मैंने प्राइमरी सोर्स को देख के बनाई होगी। ठीक है बात। तो सेकेंडरी सोर्सेज बनते हैं प्राइमरी सोर्सेज को इंटरप्रेट करके, जो स्कॉलरली बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये कुछ एग्जांपल हैं काय के सेकेंडरी सोर्सेज के। ठीक है बात। स्कॉलरली बुक्स, आर्टिकल्स, डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अब हम पढ़ेंगे रेनेसांस। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब फिर से हम पैदा नहीं होंगे बच्चा, हमारे सोचने का तरीका बदलेगा, चीज़ों को हम फिर से सोच समझ के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ एंशियंट लर्निंग ऑफ ग्रीस एंड रोम। ग्रीस एंड रोम की जो लर्निंग थी, एंशियंट लर्निंग थी, उनको रिवाइव किया गया। ये जो मूवमेंट थी इसने ह्यूमन एक्टिविटी के हर फील्ड को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। देयर वॉज डेवलपमेंट इन आर्ट। इस टाइम में बहुत डेवलपमेंट्स हुए बच्चा, और हर फील्ड में डेवलपमेंट हुए, आर्ट में, लिटरेचर में, रिलीजन में। आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, राजनीति में, दर्शन शास्त्र में, धर्म में। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर मतलब लिटरेचर है ना। आर्ट्स में इन सब में चेंजेस हुए, और यहीं से बिगिन हुआ मॉडर्न साइंस। जो रिवाइवल हुआ लर्निंग का, इससे न्यू आइडियाज़ आए, लोग क्वेश्चंस करने लगे हर चीज़ पे, और किसी भी चीज़ को फालतू में बिना रीज़न के एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्वेश्चन करते, एक वैलिड रीज़न मिलता तो उसको कंटिन्यू करते, अदरवाइज नो। जो भी कुछ कहा जाता उस पर वो ब्लाइंड फेथ नहीं करते, रीज़न, क्वेश्चन हर चीज़ पे होने लगे। जो स्कॉलर का बिलीव था नॉलेज शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। जो स्कॉलर्स इस टाइम में हुए उनका मतलब था कि नॉलेज का यूज़ मैन के बेनिफिट में होना चाहिए। मिडवल टाइम में चर्च ने डोमिनेट किया लोगों की लाइफ को, ठीक है। बट पीपल नाउ बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन प्रेजेंट लाइफ। पर अब जो लोग हैं वो अभी जो करंट में चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रादर देन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में, आने वाले जन्म में क्या होगा वो नहीं सोच रहे हैं। वो क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं पॉलिसीज़ पे, प्रैक्टिसेस पे, जो भी कानून नियम बन रहे हैं उन पे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। चर्च की जो प्रैक्टिसेस है, चर्च जो काम करता है उस पर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। मेन फीचर्स ऑफ द रेनाइसेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ेंगे हम किसके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर। रिनाइसेंस की रैशनलिज्म। रैशनल मतलब सोचना, लॉजिकली सोचना। जो स्कॉलर्स थे इस पीरियड के, जो रैशनलिस्ट थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली, बस मैंने बोल दिया तो आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। ब्लाइंडली हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे वॉन्टेड द रैशनल बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है वो बताओ, तभी हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नो। ह्यूमनिज्म, जो रेनाउंसेंस था, जो रेनाइसेंस थिंकर्स थे, उनका बिलीव था लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इस जन्म में ही हमारा अच्छा या बुरा हो, इसी पे हम फोकस थे, कॉन्सेंट्रेटेड थे। दे एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके पास राइट है
कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएँ, फ्रीली थिंक करें, खुश रहें अपने जीवन में। और अब जो फ़ोकस था वो डिवाइन से ह्यूमन पे शिफ्ट हो गया। ठीक हुई बात? साइंटिफिक स्पिरिट आई। साइंटिफिक स्पिरिट गेन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग रिनाइसेंस पीरियड में साइंटिफिक स्पिरिट, विज्ञान को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। जो नॉलेज एक्वायर किया इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच से, ठीक है, उस नॉलेज में मेजर रोल, मतलब बहुत सारा नॉलेज जो हमने एक्वायर किया वो किससे ही था? साइंटिफिक अप्रोच से था। नॉलेज एक्वायर ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ें आपने रिटेन करना स्टार्ट कर दी। जो चीज़ें हमें ऐसे लगता था पहले, जो चर्च बोल देता था ऐसा वैसा वैसा, वो हमने सब छोड़ दिया। दैट इज़ बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन, पीपल फर्स्ट ऑब्जर्व, किसी भी कंक्लूजन पे आने के पहले साइंटिफिक स्पिरिट में या साइंटिफिक अप्रोच में पहले हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली फिर हम कंक्लूजन पे आए। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये हमने सिर्फ सोच के, किसी के बोलने पर ही नहीं, पहले हमने उसको सुना, फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर फाइनल कंक्लूजन निकाला। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, खोज, क्यूरोसिटी, इट वॉज ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी, खोज, क्यूरोसिटी जब लोगों के मन में जागी तो एक्सप्लोरेशन का एज आया, लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे, डिस्कवरीज हुई। वॉज अशर्ड इन बाय द रिनाइसेंस पीरियड में, अशर्ड का मतलब होता है किसी को लेके जाना, रास्ता दिखाना। ठीक है, तो रिनाइसेंस पीरियड में जो एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सप्लोरेशन हुए, इससे बहुत कुछ चेंज हो गया बेटा। जो इंक्वायरी की जो स्पिरिट थी, ये एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन लेके आया, और एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो डिस्कवरी हुई वॉज अशर्ड अशर्ड इन बाय रिनाइसेंस। फिर रिनाइसेंस वो पीरियड रहा जहाँ पर एक्सप्लोरेशन हुए, एक्सपेरिमेंटेशन हुए, डिस्कवरीज हुई। जो मेन फैक्टर्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे रेनासेंस के लिए, वो थे जो टर्क्स थे, उन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया 1453 सीई में। द टर्क्स कैप्चर्ड कंस्टेंटिनोपल इन 1453। कंस्टेंटिनोपल को आज हम बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल को कौन किसने कैप्चर कर लिया? टर्क्स ने। दिस कंपेल्ड मेनी ग्रीक स्कॉलर्स टू फ्ली टू द प्लेस ऑफ देयर विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट। जो वो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो अपनी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेके वहाँ से भागे। क्यों? देखो बेटा, ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्रीज नहीं, कंट्री है, जिसके ऊपर अब कंट्रोल होगा एक इस्लाम रिलीजन का, टर्क्स का। ठीक है बात? तो जैसे ही टर्क ने कैप्चर किया कंस्टेंटिनोपल बोले तो आज का इस्तांबुल 1453 में, तो इससे कंपेल हुए ग्रीक स्कॉलर्स कि भाई हमें तो भागना पड़ेगा, तो वो अपनी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेके भागे। दे टुक रिफ्यूज इन इटली, और कहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज लिया, उन्हें आश्रय पनाह कहाँ मिली? इटली में। उन्होंने वहाँ पर अपनी लर्निंग को इम्पार्ट किया, और यहीं से डिक्लाइन हुआ फ्यूडलिज्म का। द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू एन एनहेंस्ड इंटरेस्ट इन न्यू लर्निंग। और जब ये डिक्लाइन होने लग गया फ्यूडलिज्म का, तो यहाँ से न्यू टाइप की लर्निंग में लोगों का दिमाग चलने लगा, नया इंटरेस्ट आने लगा, और ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हुए। जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था फ्यूडलिज्म का, जो इंटरेस्ट था न्यू लर्निंग में वो बढ़ता जा रहा था, और ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हो रहा था। फिर क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स मतलब धर्म युद्ध, इससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और बढ़ गई। मतलब क्रिश्चियन और इस्लाम ये आपस में लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाई को ही हमने क्या कहा है? क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। डिस्कवरीज हुई, नए ट्रेड रूट ढूंढे गए थ्रू डिस्कवरीज, नए ट्रेड रूट ढूंढे, जिससे लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया फ्रॉम द एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्ट। जब न्यू ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी हुई, इससे इंटरेक्शन बढ़ गया विद पीपल फ्रॉम द एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के एडवांस सिविलाइजेशन वाले लोगों के साथ मेल जोल बढ़ गया। इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, जिससे लर्निंग और अवेयरनेस दोनों बढ़ गई। पहले पढ़ने लिखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बेटा बुक्स अवेलेबल नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं होती थी। पर जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में क्या बना ली बेटा? प्रिंटिंग प्रेस बना ली, और उसके बाद में जब बुक्स कॉपी बहुत ज़्यादा अच्छे से आने लग गई, तो लर्निंग और अवेयरनेस दोनों बढ़ गई। जोहान्स गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी,
उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था रिनाइसेंस पीरियड में। रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है रिफॉर्मेशन, इसका मतलब है चेंज। ठीक है ना, किस में चेंज आया बेटा? रिफॉर्मेशन मतलब सुधार कर देना। किस में सुधार किया, किस में चेंज किया? कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस में। ठीक है बात। ये जो टर्म है रिफॉर्मेशन रेफर्स टू मेजर डेवलपमेंट इन यूरोप। इससे दो मेजर डेवलपमेंट हुए यूरोप में। कब? रेनाइसेंस के लेटर पार्ट में, बाद वाले पार्ट में रेनाइसेंस के लेटर पार्ट में। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन और द कैथोलिक रिफॉर्मेशन। पहले रिफॉर्मेशन किसने किया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। फिर जब कैथोलिक चर्च को खुद समझ में आया यार कि चलो कहीं तो हम गलत है, तो फिर क्या हुआ? कैथोलिक रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर एक मंक थे जर्मनी के। मार्टिन लूथर एक मंक है जर्मनी के, जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लीड किया। इन्होंने प्रोटेस्ट किया जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी क्लर्जी की। जो क्लर्जी होते हैं चर्च में, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी बहुत करप्ट हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी। पैसा लेके कुछ भी करते थे ये लोग। तो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, उसके रिजल्ट से क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। द सेसेशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। सेसेशन मतलब टूट जाना। ठीक है, जब ऑफिशियली एक कंट्री दूसरी बड़ी कंट्री से टूट के अपनी अलग कंट्री बना ले। ठीक है, क्या मीनिंग है सेसेशन का? व्हेन द स्टेट ऑफिशियली स्टॉप बीइंग द पार्ट ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री का पार्ट होने से मना कर दिए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो कंट्रीज रोमन कैथोलिक चर्च से अलग अलग होने लगी, सेपरेट चर्च बनने लगे उन कंट्रीज में। फिर काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। काउंटर रिफॉर्मेशन कंसर्न विथ रिफॉर्म्स विद इन रोमन कैथोलिक चर्च। अब जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनको लगा भाई कि हम सच में कुछ इतना गलत कर रहे हैं कि लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे, तो उन्होंने फिर काउंटर रिफॉर्मेशन किया, खुद में सुधार किया। बट रिफॉर्मेशन वॉज नॉट एन आइसोलेटेड रिलीजियस मूवमेंट। पर ये जो रिफॉर्मेशन था, ये एक अकेली रिलीजियस आइसोलेटेड अकेले में होने वाली नहीं थी ये चीज़। ये रिनाइसेंस का ही पार्ट था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ रिनाइसेंस वन ऑफ इट्स ऑफशूट। मतलब जो रिनाइसेंस के अंदर चल रहा था पुनर्जागरण, उसी की एक ब्रांच बन गई रिफॉर्मेशन। दूसरी बात कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिफॉर्मेशन था वो कनेक्टेड था रिनाइसेंस के साथ। ठीक है बात। In other words, Reformation was intimately connected with and was in fact a part of mainstream of social political movement। social political movement जो थी इस पीरियड की, मतलब रिनाइसेंस पीरियड की, उससे कनेक्टेड था रिफॉर्मेशन, जिससे मिडवल पीरियड का एंड हुआ और मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हुआ। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.